हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़ मैं आपके लिए जीके और जीएस का वीडियो लेके आता हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। फ्रेंड, आप लोगों के 2023 में बहुत से एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सब एग्ज़ामों की दृष्टि से फ्रेंड, इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत सेलेक्टेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जो आपके एग्जाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें फ्रेंड, ताकि आपको एक एक प्रश्न इस वीडियो का याद हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपको याद करवा दूं, जो आप कभी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है। तो फ्रेंड, आप लोग एक बार शांति से ऑप्शन देख लीजिए और अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देख लेते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, पटना। ठीक है, पटना में स्थित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति ये पटना में है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड अगर भारत की पूछे तो भारत में पूछे या विश्व में पूछे, सबसे लंबी मूर्ति महात्मा गांधी की तो पटना ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए है चंपारण। तो फ्रेंड देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित ये चंपारण ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी ने पहला अपना सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, ये चंपारण से शुरू किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला जो सत्याग्रह शुरू किया था, ये चंपारण से किए थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और ये कब किए थे उन्होंने पहला सत्याग्रह, अपनी शुरुआत कब की थी? तो फ्रेंड ये 1917 में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, कि आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 है कि कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड, ये कलिंग युद्ध के विरुद्ध जो अशोक का अभियान की जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है, यही पूछ रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, जो अशोक द्वारा शिलालेख बनवाई गई है, तो शिलालेख 13 से हमें एक कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग हमेशा रखिएगा शिलालेख 13 से। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और साथ में फ्रेंड ये भी याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसके बाद उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। तो फ्रेंड, किस युद्ध के बाद अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिए, प्रश्न पूछे तो याद रखिए कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। तो फ्रेंड फटाफट इसके राइट आंसर बताइए फ्रेंड। जैसे कि आप सब जानते हैं फ्रेंड कि हम लोग का भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो सब बच्चे जानते हैं कि बरगद है जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, ये तो सब जानते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम को अपना राज्य वृक्ष स्वीकार किया है, यही पूछ रहा है। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कि फ्रेंड आंध्र प्रदेश का राज्य का वृक्ष राज्य वृक्ष कौन सा है, तो नीम का पेड़। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष नीम का पेड़ है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा फ्रेंड, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 4 है कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश कहलाता है। फ्रेंड ये सरकारी शेयर हैं जो निजी कंपनियों को बेचा जाता है, ये क्या कहलाता है। तो फ्रेंड फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा विनिवेश। ठीक है फ्रेंड, जो सरकारी शेयर है जो निजी कंपनियों द्वारा बेचा जाता है, इसको विनिवेश कहते हैं। ठीक है, विनिवेश। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 5 है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने
खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? तो फ्रेंड भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा फ्रेंड? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं करता हूँ छत्तीसगढ़। क्लियर फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 6 है फ्रेंड कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, इस पर आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 16 में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड चलिए अनुच्छेद 25 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं फ्रेंड कि धर्म की आज़ादी, ठीक है फ्रेंड, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में पूछा है। तो आप लोग अगर धर्म की बात आए फ्रेंड, तो फ्रेंड धर्म की जो स्वतंत्रता की आज़ादी है जो किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? उम्मीद है आपको फ्रेंड समझ में आ गई होगी। फ्रेंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, समझ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लेके आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड कि बालुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो जो बालुई पत्थर है फ्रेंड ये किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए क्वार्टर्ज। ठीक है फ्रेंड, क्वार्टर्ज में रूपांतरित हो जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? जो फ्रेंड व्यवसाय लोग करते हैं उस पर जो कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो एक बार आराम से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। एक बार आप लोग गलती या सही एक बार आप कोशिश कीजिए इसका आंसर दे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये किसके द्वारा की जा सकती है वसूली? तो फ्रेंड आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, केवल राज्य सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल राज्य सरकार द्वारा ये व्यवसाय पर कर की वसूली की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 9 है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड आप बताइए कि जो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। ठीक है फ्रेंड, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। फ्रेंड इसका मतलब हो गया ऐसा देश जिसमें कोई सामान ना आता हो ना जा ही उस देश से बाहर जाता हो, ना कोई सामान कुछ लेता हो खरीदता हो और ना ही कुछ बेचता हो। ठीक है फ्रेंड, सिंपल भाषा में समझिए कि ना वो कुछ सामान खरीदता हो और ना वो कुछ सामान बेचता हो, इसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड कि गंधार काल किसके अधीन फली फूली? तो जो फ्रेंड ये गंधार काल है ये किसके अधीन, मतलब किसके फली फूली, मतलब ये बढ़ी किसके अधीन? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कुषाण काल के अधीन। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाण काल के अधीन जो गांधार काल है ये फली फूली, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर फ्रेंड 11 है, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, हम हर हाल में आप लोग दिमाग में रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न ये पूछा भी गया है फ्रेंड कि जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये कथन किसने कहा था? तो फ्रेंड आप लोग हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक द्वारा ये कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो फ्रेंड फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। फ्रेंड इसका आंसर सब बच्चों को मालूम होगा अधिकतम, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बहुत बार ये एग्जामों में प्रश्न बार बार पूछा भी गया है। तो जो पुराने बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं वो सब इसका राइट आंसर मालूम होगा उनको। हाँ, जो फ्रेंड नए बच्चे हैं जो अभी भी तैयारी कर में जुटे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको शायद इसका आंसर ना मालूम हो, पर जो पुराने बच्चे उनको सबका मालूम होगा फ्रेंड। बहुत बीबीआई प्रश्न है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर भी फ्रेंड भाग 4 नीति निर्देशक संबंधों से सिद्धांतों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड कि भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न में से किस अधिकार को हटाया है? तो फटाफट बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से फ्रेंड एक मौलिक अधिकार को हटाया गया था, तो इसमें से पहचानिए किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो संपत्ति का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, बात करें फ्रेंड देखिए पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा जो मूल संविधान जब बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। जब पर फ्रेंड जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, वो कौन सा अधिकार था? तो इस संपत्ति का अधिकार था। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, हर हाल में आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन सा अधिकार को हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में? तो संपत्ति का अधिकार को। और बात करें फ्रेंड कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो फ्रेंड ये भी डेट याद रख लीजिए आप लोग। ये सॉरी फ्रेंड लिखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड ये 1978। ठीक है फ्रेंड, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 14 है फ्रेंड कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बताइए आप लोग। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। बताइए फ्रेंड आप लोग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसीलिए फ्रेंड बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इस प्रश्न में इसको शामिल किया है। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सिंह। ठीक है फ्रेंड, किशन सिंह, सॉरी फ्रेंड किशन सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम से इसका राइट आंसर बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से क्या आता है। फ्रेंड इसी ऐसे ही प्रश्न में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इस सब प्रश्न में तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि अगर प्राथमिक श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे आप पूछे तो आप उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आज मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेयरी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा कि इसमें से जो प्राथमिक क्षेत्र
क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड वो डेयरी है। ऑप्शन नंबर बी डेयरी। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, डेयरी हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए फ्रेंड इससे संबंधित मैं प्रश्न आपको समझाऊं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, तो आपको कभी ना भूले और इससे संबंधित प्रश्न जब एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड, इसलिए फिर मैं इसको ऐड किया हूँ ताकि आपकी सारी सस्पेंशन को दूर कर सकूँ। बात करें फिर, देखिए बात करें फ्रेंड, ये जो एक कृषि खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मुख्य उदाहरण है, एक बार देख लीजिए आप लोग। कृषि खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी। ठीक है फ्रेंड, ये प्राथमिक क्षेत्र के कुछ उदाहरण है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं सब। ठीक है फ्रेंड, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको। और चलिए फ्रेंड बात करें दूसरी क्षेत्र में, जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता है। तो फ्रेंड देखिए, ये विनिर्माण, गैस, बिजली निर्माण और जल आपूर्ति कुछ द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। ये जो है फ्रेंड गैस, बिजली, जल आपूर्ति, ये सब किस में आते हैं, ये द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, या द्वितीय श्रेणी में आते हैं। अब चलिए फ्रेंड तीसरी श्रेणी में क्या क्या आते हैं। तो फ्रेंड तीसरी श्रेणी में ट्रकों या ट्रेनों, ठीक है, जो ट्रक हैं या ट्रेनों द्वारा ले जाया गया सामान, बैंकिंग, बीमा, वित्त, ये सब तीसरी क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो ट्रक है, ट्रेन है, बैंकिंग है, बीमा है, वित्त है, ये सब ये तीसरी श्रेणी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, और पहली श्रेणी में तो आप लोग देख ही लिए, कृषि खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ये सब प्रथम श्रेणी में है। दूसरी श्रेणी में गैस, बिजली, जल आपूर्ति, ये सब दूसरी श्रेणी में है। तो फ्रेंड एक बार आप लोग थोड़ा इत्मीनान से एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, ताकि आपको इसमें दिमाग में बैठ जाए। इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जामों में आते हैं और बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज ऐसे ही प्रश्न में होते हैं। तो एक बार आप लोग इत्मीनान से पढ़ लीजिए ताकि इसका एक एक प्रश्न आपको याद हो जाए। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आप लोग इस पर और आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड।